रूप बदलने वाली चुड़ैल। रात का समय था, घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और उस अंधेरे में एक काफी घने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कपल जिनकी नई शादी हुई थी, वो पूरा दिन का सफर करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, पता नहीं ये बस कब आएगी और हम घर कब जाएंगे। रवि, आ जाएगी बस। तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? इतना हाइपर होना अच्छी बात नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी संजना को एक चुड़ैल देख लेती है। संजना को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, आहा, ये लड़की कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता तो चांद की रोशनी को भी फेल कर रही है। क्यों ना मैं इसके अंदर ही समा जाऊं। अरे वाह चुड़ैल रानी, तुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। आखिर तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तो चलो, अब मैं इस लड़की को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। चुड़ैल अब एक लड़की का रूप ले लेती है और लड़की के रूप में वो उन्हें दिखाई देती है। उस लड़की के लंबे काले घने बाल थे। उस लड़की को देख रवि उस लड़की से बोलता है, अरे बहन, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात के समय लड़कियों का निकलना सही नहीं होता? उसकी बात सुनकर वो लड़की रुक जाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है, वैसे ही उस लड़की के भेष में रवि को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देख रवि और संजना दोनों ही डर जाते हैं कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुम लोगों ने मुझे रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और इस तरह रवि बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब रवि को होश आता है, तब वो खुद को रोड के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। वो जैसे ही उठता है, वैसे ही अपनी पत्नी संजना को ढूंढने लगता है। संजना उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। रवि उसे उठाता है और रिक्शा करके उसे अपने घर निकल जाता है। कुछ समय बाद संजना को भी होश आ जाता है। जैसे ही संजना को होश आता है, वैसे ही रवि संजना से बोलता है, संजना, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हुआ था। वो रात में सच में कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं आखिर वो लड़की कौन थी। रवि, अब उस लड़की को याद क्यों कर रहे हो तुम? रात गई बात गई। लेकिन संजना, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली थी। तुम्हें मेरी सुंदरता से मतलब है या मेरी आवाज से? संजना, ये तुम कैसी अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही हो? मेरी संजना मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करती थी। तुम मेरी संजना नहीं हो। आखिर कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर संजना खूब जोर जोर से हंसने लगती है। तूने सही पकड़ा। मैं तेरी संजना नहीं, बल्कि मैं तो चुड़ैल रानी हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत ही सुंदर लगी, इसलिए मैंने तेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया। और अब तूने मेरा सच जान लिया है, तो तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल संजना का शरीर छोड़ देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है, जिसके बाद वो खुद भी हवा में उड़ जाती है और उन दोनों के ऊपर अपने हाथों से जादू करते हुए वहां से गायब कर देती है और हंसते हुए बोलती है, मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर और लोगों को अपने कैद में लूंगी। इतना कहकर और चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है और अब वो हर रात किसी न किसी का भेष बदलकर लोगों के घर में आती और उस घर के लोगों को गायब कर देती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और वो चुड़ैल लोगों को वहां से गायब करती रही। एक रात की बात है, गांव का चौकीदार गांव में आवाज लगाते हुए इधर से उधर घूम रहा था। जागते रहो, जागते रहो, गांव में रूप बदलने वाली चुड़ैल घूम रही है। जागते रहो, अपने घरों में रहो और अपने सभी घर वालों का ध्यान रखो। चौकीदार इधर से उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे चमकती हुई एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो रोशनी आसमान से धरती पर आती है और उस रोशनी से एक चुड़ैल निकल जाती है। उस चुड़ैल के बहुत ही लंबे बाल थे। वो चुड़ैल चौकीदार का रूप धारण करती है और चौकीदार की तरह गांव में इधर से उधर घूमती है। उस चुड़ैल को रूप बदलते हुए देख चौकीदार खुद से बोलता है, बाप रे बाप, ये रूप बदलने वाली चुड़ैल मेरे सामने ही है और इसने तो मेरा ही रूप ले लिया। मुझे इन गांव वालों के सामने जाकर इस रूप बदलने वाली चुड़ैल का सच बताना ही होगा। चौकीदार उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है, जहां चौकीदार उसको एक बार फिर रूप बदलकर रघुनंदन के घर में घुसते हुए देख लेता है। चौकीदार चुपचाप गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और दौड़ते हुए रघुनंदन के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं।
कुछ समय बाद रघुनंदन की पत्नी दरवाजा खोलती है। सभी गांव वालों को अपने दरवाजे पर देख रघुनंदन की पत्नी रंजना बोलती है। अरे गांव वाले भैया, क्या हो गया? इतनी रात को मेरे घर पर आए हो? अरे रंजना भाभी, हम लोगों को शक है कि वो रूप बदलने वाली चुड़ैल आपके घर में आई हुई है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैं अपने घर की तलाशी लेने नहीं दूंगी। तुम लोग इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो कि वो चुड़ैल इसी घर में है? रंजना गांव वालों से बहस कर ही रही थी कि तभी गांव वालों की नजर रंजना के पैरों पर पड़ जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देख गांव का एक आदमी हीरालाल चिल्लाते हुए बोलता है, उड़ी बाबा, रंजना भाभी चुड़ैल है, देखो उसके पैर भी उल्टे हैं। सभी गांव वाले हीरालाल की बात सुनकर रंजना के पैर की तरफ देखते हैं, जहां वो उसके पैर उल्टे दिखाई पड़ते हैं। सभी गांव वाले रंजना को अंदर की तरफ धक्का देते हुए उससे पूछते हैं, अरे चुड़ैल, आखिर तू यहाँ पर क्यों आई है और हम सभी को इस तरह क्यों परेशान कर रही है? साथ ही हमारे गांव वालों को कहाँ गायब कर रही है तू? रंजना अब एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम सभी गांव वालों को ये सच कभी नहीं पता चल पाएगा कि मैं लोगों को कहाँ कैद कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है। जैसे ही वो उसके बालों को खींचता है, वैसे ही चुड़ैल तिलमिलाते हुए बोलती है, छोड़ दे मेरे बालों को, छोड़ दे। उसको इस तरह तड़पता हुआ देख हीरालाल अब समझ जाता है कि उसकी शक्तियां उसके बालों में ही हैं। इसलिए हीरालाल अपने हाथों में मशाल लिए चुड़ैल के पास आता है और उसके बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल अब अपने बालों के साथ जलने लगती है और जलते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे बालों को जलाकर मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो जाएंगी, साथ ही मैं भी अपने बालों के साथ जल जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं वापस आई उस दिन इस गांव को मैं तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ये बोलते हुए जल जाती है और अब उस रूप बदलने वाली चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है। जैसे वो चुड़ैल जलती है, वैसे ही गांव के सभी गायब व्यक्ति उसी के घर में एक जेल के अंदर गांव वालों को दिखाई देते हैं। गांव वाले अब उस जेल को तोड़ते हैं और अपने सभी गांव वालों को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तरबूज चुराने वाली चुड़ैल। बस थोड़ी देर और उसके बाद ये ताजे ताजे तरबूज तोड़कर खाऊंगी मैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं इस खेत के सारे तरबूज खा जाऊंगी। एक चुड़ैल पेड़ के पीछे छुपकर खेत के किसान को देख रही होती है और उनके जाने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही खेत का किसान वहां से चला जाता है, वो चुड़ैल रात के समय खेत के अंदर तरबूज चुरा चुरा कर खाने लगती है। आहा, क्या बात है, इतने बढ़िया बढ़िया तरबूज, वो भी ताजे ताजे लाल लाल तरबूज। इन्हें खाकर तो आनंद ही आ गया। जल्दी से इन तरबूजों को खा जाती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल तुरंत तरबूज खाने लगती है। देखते ही देखते वो पूरे खेत के सारे तरबूज खा जाती है और खेत पूरा खाली हो जाता है। इतने सारे तरबूज खाने के बाद चुड़ैल का पेट भी फुटबॉल की तरह मोटा हो जाता है। मजा ही आ गया। आज तो मैंने पूरे दुर्राटे काट दिए। इतना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया होगा। तभी अचानक से चुड़ैल जोरदार पाद मारती है, जिसके बाद उसका पेट एकदम अंदर हो जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। ले भैया ओम्पो, दुर्राटे तो पीछे से निकल गए। ये कहकर चुड़ैल वहां से निकल जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, धरिया अपने तरबूज के खेतों में आता है। जैसे ही उसकी नजर उसके खेतों पर पड़ती है, वो अचंभित रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान, ये कैसा अनर्थ है। अरे मेरा इतना बड़ा खेत, चारों तरफ तरबूज की हरियाली थी और अब चारों तरफ से भी ये घास पूरा पड़ा है। अरे भगवान, आखिरकार कौन ऐसा कर सकता है? अरे मेरे तरबूज की खेती में से कौन तरबूज चुरा सकता है? दरिया प्रिंस गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे अपने खेत के तरबूज की चोरी के बारे में बताता है। जिसके बाद गांव का मुखिया उसी समय एक पंचायत बिठाता है और सबको बुलाकर उनसे कहता है, देखो गांव वालों, किसी के खेत में चोरी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक किसान बहुत ही मेहनत करके अपनी खेती उगाता है, इसलिए जिसने भी धरिया के तरबूज चुराए हैं, वे उसके तरबूज वापस उसे लौटा दें। मुखिया की बात सुनकर तभी एक दुर्गेश नाम का आदमी कहता है, अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े खेत से इतने सारे तरबूज को रात ही रात में कोई कैसे चुरा सकता है? अगर कोई तरबूज चुराने की कोशिश भी करे तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे।
दुर्गेश की बात सुनकर मुखिया भी उसकी बात पर ध्यान देते हुए दरिया से कहता है, दरिया देखो, दुर्गेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर कोई तुम्हारे तरबूज चुराएगा तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इस तरबूज चोर को ढूंढ कर ही रहेंगे। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग सहमत होते हैं और दरिया रोते हुए वापस अपने घर लौट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे रात होने लगती है और रात होते ही दोबारा से चुड़ैल गांव में आती है। मैं खाऊंगी तरबूज लाल लाल, ताजी ताजी तरबूज। तरबूज खाने का भी मजा अलग ही है। एक तो वो इतने बड़े और खून की तरह लाल, ऊपर से एकदम रसीले। क्या स्वाद होता है तरबूजों का। बस ऐसे ही गांव के लोग मेरे लिए तरबूज की खेती करते रहें, फिर मैं तरबूजों को चुरा चुरा कर खाती रहूंगी। बहुत ही मजा आएगा। ये सोचकर चुड़ैल दोबारा से गांव के अंदर तरबूज की चोरी करने जाती है। इस बार वो गांव की एक बूढ़ी औरत कौशल्या के खेतों में जाकर उसके तरबूज चुराकर खाने लगती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चुड़ैल तुरंत एक एक तरबूज उठाती और खाने लगती। ले भैया, ओम पो, कतई जहर लग रहे हैं तरबूज। खेती करने वाले ने तो पूरे दुर्राटेदार तरबूज की खेती की है। वाह भाई वाह, मौज कर दी आज तो। देखते ही देखते चुड़ैल कौशल्या के खेतों के सारे तरबूज खा जाती है और खेत पूरा खाली हो जाता है। जिसके बाद चुड़ैल का पेट फिर से फुटबॉल की तरह बहुत मोटा और बड़ा हो जाता है। एक बार दुर्राटे निकल जाए, बस फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी चुड़ैल को एक जोरदार पाद आता है, जिसके बाद चुड़ैल का पेट वापस से पहले की तरह हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह के समय कौशल्या को उसका खेत बिल्कुल खाली दिखाई देता है, वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी और कैसे उन्हें कमा कर खिलाऊंगी? ये तो अनर्थ हो गया। ऊपर से अगर मुखिया के पास गई तो वो ये कहकर बात टाल देंगे कि एक दिन में कोई तरबूज कैसे चुरा सकता है। आखिर मेरे इतने सारे तरबूज कहाँ गायब हो गए? देखते ही देखते कौशल्या के पास गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे तसल्ली देने लगते हैं। लेकिन कौशल्या का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं और कौशल्या अपने खेत पर बैठी हुई रोती रहती है। उसे रोते हुए सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात होते ही चुड़ैल फिर से तरबूज चुराने के लिए गांव में पहुंच जाती है। ले, फिर आ गई मैं। क्यों ना मैं एक काम करूं, इस बार यहाँ के सारे तरबूज चुरा लूं। बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती है, चुड़ैल को एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन इतनी रात के समय भला कोई रो क्यों रहा होगा? तभी चुड़ैल की नजर कौशल्या के ऊपर पड़ती है, जो अपने खेतों को देखकर बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। चुड़ैल उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ। अब मेरे पास दोबारा से खेती करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक होगा। अपने परिवार को भूखा पेट सोते हुए देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कौशल्या रोते हुए वहां से उठने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जब चुड़ैल अपनी आंखों से देखती है तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया? एक बूढ़ी औरत को इतना सताया कि वो अपनी जान देने के लिए यहाँ से जा रही है। मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे इसकी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी चुड़ैल खेतों के बीचों बीच खड़ी होती है और अपनी जादुई शक्तियों से खेतों के अंदर के सारे तरबूज प्रकट कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल उस बूढ़ी औरत कौशल्या को रोककर उससे कहती है, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। मैंने तुम्हारे तरबूज वापस से तुम्हारे खेत में रख दिए। अब तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही कौशल्या चुड़ैल को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल, देखो मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें डराने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारे खेतों से सारे तरबूज चोरी किए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चुड़ैल का ये बर्ताव देखकर कौशल्या एकदम शांत हो जाती है और अपने आंसुओं को पोंछकर चुड़ैल से कहती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने मेरे खेत के तरबूज चोरी करके क्यों खाए थे? और तुम गांव के किसी भी आदमी के खेतों के तरबूज चोरी करके खा जाती हो? तुम्हें पता है
एक इंसान अपने खेतों में कितनी मेहनत करके खेती करता है। उसका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ उसकी खेती पर ही डिपेंड होता है। कौशल्या की बात सुनकर चुड़ैल को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वो कौशल्या से कहती है, दरअसल मैं मजबूर हूँ। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मैं तरबूजों को चोरी करके खाती हूँ और मेरी मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। एक दिन मैं एक बूढ़े किसान के खेत से तरबूज चोरी करके खा रही थी, लेकिन वो तरबूज खराब था, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं चुड़ैल बन गई और तरबूज चोरी करके खाने लगी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। ये कहकर चुड़ैल गांव के हर एक आदमी के खेतों में अपने जादू से तरबूज की खेती उगा देती है, जिसमें सदाबहार तरबूज ही तरबूज उगते हैं। जब अगले दिन सुबह गांव के सभी लोगों को तरबूज चुराने वाली चुड़ैल के बारे में पता लगता है तो वो सब लोग अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अब उसने सबके खेतों में सदाबहार तरबूज की खेती कर दी थी, जिसकी वजह से गांव के सभी किसान बहुत खुश हो जाते हैं और चुड़ैल को दुआएं देने लगते हैं। कुएं में रहने वाली चुड़ैल सास बहू। एक आदमी तेजी से रात के अंधेरे में भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे 2 कुत्ते पड़े थे। तभी वो भागते हुए गांव के कुएं के पास पहुंचकर छुप जाता है और बोलता है, अरे राम राम राम, कोई बचाओ मुझे, वरना ये कुत्ता मुझे चबा कर खा जाएगा। अरे रे 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 रे। अरे कुत्ते जाते क्यों नहीं? डर के मारे गला सूख गया है। ये जाए तो मैं इस कुएं से पानी भी पीऊं। तभी वो दोनों कुत्ते वहां से चले जाते हैं। वो आदमी उठकर कुएं में से जैसे ही बाल्टी खींचकर पानी निकालता है, बाल्टी के साथ 2 चुड़ैलें निकल कर आती हैं और कहती हैं, पानी पीना है ना तुझे? आ जा, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी प्यास तो मैं बुझाऊंगी आज। चुड़ैल प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दें तुझे? आज तो हमारी दावत है, तेरा खून पिएंगे, तेरा मांस नोचेंगे और फिर उसे खाएंगे। आहा, मजा ही आ जाएगा आज तो खाकर। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, अब क्या होगा मेरा? मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसे बोलते ही वो दोनों चुड़ैल उस आदमी को इस तरह खाती हैं कि उसके खून का या मांस का एक भी कतरा उस कुएं के पास नहीं मिलता। ऐसे ही रात के समय एक औरत उस कुएं के पास से गुजरती है तो दोनों चुड़ैल उसे भी मारकर खा जाती है। 1 हफ्ता बीत जाता है, कोई भी उस कुएं के पास नहीं आता। तभी दोनों चुड़ैल कहती हैं, अरे कोई आ क्यों नहीं रहा यहाँ पर? हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं कोई शिकार क्यों नहीं आ रहा। गला सूख रहा है मेरा तो खून पीने के लिए। दोनों अपनी भूख प्यास की बात कर रही थी कि रवि हाथ में मटका लिए बड़बड़ाते हुए आता है। सरला को भी चैन नहीं है। अरे सुबह पानी भर लेती, रात में मुझे ही भेजना जरूरी था क्या? कल भर सकती थी पानी। अरे वाह वाह, शिकार आ ही गया पानी भरने। इसे तो मैं ही खाऊंगी, मैंने पहले देखा है। ऐसे कैसे आएगी तू खाएगी? पहले मेरी नजर उस पर पड़ी है, वो मेरा शिकार है, आज तो मैं ही उसे खाऊंगी। ए बुढ़िया, पहले मैंने इसे देखा है तो मैं ही खाऊंगी, और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इसका दिल भी उतना ही मीठा होगा। न न न न, तेरे पहुंचने से पहले मैं ही चिकने को खा जाऊंगी। ऐसा कहते ही वो दोनों चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती हैं। एकदम से वो आदमी चुड़ैलों को देखकर डर जाता है और कहता है, चुड़ैल ये कहाँ से आ गई? आज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। मैं तो बस पानी लेने आया था। पानी लेने आया था? पर अब तो तेरा कचूम्बर निकल जाएगा। हम जो तुझे खाएंगे, बड़ी देर लगा दी तूने आने में। ये सब सरला की वजह से हुआ है। वो मुझे इतनी रात में इस कुएं पर पानी भरने नहीं भेजती तो इन दोनों चुड़ैलों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, नहीं बिगाड़ा तो बिगाड़ने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि हम बहुत दिनों से शिकार के लिए भूखे बैठे हैं और हफ्ते भर बाद यहाँ तू आया है तो हम खाकर ही रहेंगे। अरे तुम किसी और को खा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। तू कैसा भी आदमी हो, लेकिन हमारी भूख मिटाने आया है और वो तो हम करके ही रहेंगे। ऐसा बोलते ही वो दोनों चुड़ैल उसे एक झटके में मारकर खा जाती हैं। अगले ही दिन उस आदमी की बीवी अपने पति को बहुत ढूंढती है, मगर उसे अपना पति कहीं नहीं मिलता। इस तरह दोनों चुड़ैलें उस कुएं के पास आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया करती थी।
इससे गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। ना तो सरला का पति मिलता है, ना बाकी के लोग। पूरे गांव में ये दहशत फैल जाती है कि लोग अचानक से गायब कहाँ हो रहे हैं। दोनों चुड़ैलें दिन में तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन रात होते ही वो अपना शिकार पर झपटा मारकर उसे खा जाया करती थी। ऐसे ही शाम के समय जमींदार मुच्छड़ सिंह जंगल से चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे ये क्या, मैं तो इसी कुएं के पास आ गया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्यास लग रही है, पानी पीकर चलता हूँ। ये बोलते ही जमींदार कुएं से जैसे ही पानी निकालता है वो पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर उस जमींदार की रूह कांप जाती है और कहता है, खून खून ये खून खून कहाँ से आया? मैंने तो कुएं से पानी निकाला था। पी ले, तुझे इसी की तो जरूरत है, इसी के लिए तो तूने हमें मार डाला। हमारे खून का प्यासा था ना तू, तो पी इसे। कौन है यहाँ? इतनी जल्दी भूल गया तू? चल आजा, मैं तुझे थोड़ा याद दिलाती हूँ। याद कर वो दिन जब तू मेरे पास मिली है मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, मेरे दरवाजे पर आया और बोला, जानकी देवी, मैं किसी जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। क्या 2 मिनट बैठकर बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? अरे निमकी बहू, जरा पानी लाओ, जमींदार साहब आए हैं। निमकी पानी लाकर जमींदार को दे देती है। वहीं तभी जमींदार कहता है, जानकी देवी, मुझे आपके इस घर की बात करनी थी। क्या है ना, आपके जमीन बहुत उपजाऊ है, तो मैं ये खरीद कर खेती करना चाहता हूँ। तो बताइए, आप इसके कितने पैसे लेंगी? क्या बोला जमींदार साहब आपने? आप ये जमीन खरीदना चाहते हैं? मतलब मैं अपने इस घर को बेच दूं? हाँ, जितना रकम बोलोगी उतनी रकम दूंगा, बताओ। माफ करना जमींदार साहब, लेकिन ये घर बिकाऊ नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, जिसे मैं कभी नहीं बेचूंगी, भविष्य में भी नहीं। इसलिए आप यहाँ से उल्टे पांव लौट जाइए। जानकी देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा इस घर की, बस तुम हाँ करो। जमींदार साहब, आपको एक बार की बात समझ नहीं आती? माँ जी ने मना कर दिया मतलब मना कर दिया। हम आपको ये जमीन नहीं देंगे, आप जाकर कोई और जमीन ढूंढिए। राम राम। मुझसे इस लहजे में बात करके तुमने ठीक नहीं किया है निमकी बहुरिया। जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे प्यार से चाहे हलाल से। ऐसा कहकर अगले दिन जमींदार आता है और कहता है, क्या तूने अभी अपना फैसला बदला है या नहीं? तू फिर आ गया यहाँ पर? मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। गुस्से में बात सुनकर जमींदार पास की टेबल से चाकू उठाता है और उससे जानकी देवी को मार डालता है। निमकी अपनी सास को बचाने आती है तो जमींदार उसे भी उसी चाकू से मार डालता है और उनकी लाश को गांव के पास के कुएं में फेंक देता है। उसी के बाद से हम दोनों की आत्मा उस कुएं के पास रहने लगी। इसी बदले में एक दिन तू आएगा और तुझे भी तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो माँ जी, क्या मैं इसकी धुलाई कर दूं? हाँ बहू, अच्छे से चमका इसे। नहीं, जानकी देवी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। ये बोलते ही दोनों चुड़ैल उसे जमीन पर बार बार पटकती हैं, एक एक करके उसके शरीर के हिस्सों को अलग करती हैं, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इससे दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए इस कुएं को छोड़कर चली जाती है। बर्फ का गोला बेचने वाली चुड़ैल। भीमगढ़ गांव में एक टूरिस्ट बस जा रही थी कि तभी वहां पर एक सुंदर सी लड़की बर्फ के गोले का ठेला लगाकर गोला बेच रही थी। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा गोला ले लो। जो एक बार मेरी गोली लेकर खाएगा वो बार बार खाएगा। मेरे स्पेशल गोले को जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। वो गोला बेच ही रही थी कि तभी अचानक वो बस उस गोले वाली के सामने रुक जाती है। उस बस के सभी पैसेंजर उस गोले वाली के पास आकर गोला लेने लगते हैं। सभी गोला लेने के बाद अपनी अपनी बस में चढ़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ते हुए उससे बोलते हैं, अरे ये हॉटी हॉटी ठंडा ठंडा गोला दे रही है। क्या बात है, आज तो ये गोला खाने में बहुत ही मजा आएगा और इस गोले के साथ साथ इस हॉटी हॉटी के साथ खेलने में भी बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, आज तो मजा आ ही जाएगा। इतना कहकर वो दोनों उस लड़की के पास चले जाते हैं। उनको अपने पास आता हुआ देख लड़की बोलती है, हे भगवान, क्या तुम लोगों के घर में तुम्हारी माँ या बहन नहीं है जो तुम मुझे इस तरह गंदी निगाहों से देख रहे हो? अरे माँ बहन तो है, लेकिन माँ बहन के साथ साथ एक पत्नी का होना भी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना।
वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी वो गोले वाली लड़की दूसरी लड़की के पास आती है और उसे उन गुंडों को छेड़ता हुआ देख गुस्से में उन गुंडों से बोलती है, तुम लोगों ने कभी कोई लड़की देखी है या नहीं? तुम लोग अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। भाई ये हमें धमकी दे रही है। खैर कोई बात नहीं, एक लड़की के साथ एक लड़की हमें फ्री मिल रही है। एक को तू रख लियो, दूसरी को मैं। उसकी ये बात सुनकर गोले वाली लड़की को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो चुपचाप खड़ी रहती है और अचानक ही वो हवा में उड़ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुझे जरा भी खौफ नहीं है ना? तू बिल्कुल भी नहीं डरता ना? अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। उस लड़की को हवा में उड़ता हुआ देख वो दोनों गुंडे डर जाते हैं और डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की अपनी उंगली से जादू करती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देख वो डरते हुए उस लड़की से बोलते हैं, तुम आखिर हो कौन? क्यों मुझे मारने के पीछे पड़ी हो? वो गुंडा उस लड़की से इतना बोल ही रहा था कि तभी वो लड़की एक चुड़ैल बन जाती है, जिसके बाद वो उसको बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत करी है। अब तुम लोग नहीं बचोगे। इतना बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों को हवा में उड़ाकर दूर पटक देती है और उड़ते हुए उन दोनों के पास जाती है। वो दोनों अब अधमरी हालत में हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल उन्हें कच्चा चबा जाती है और इस तरह उन दोनों की एक भयानक मौत हो जाती है और वो चुड़ैल के रूप से एक मामूली लड़की बन जाती है और एक बार फिर वो गोला बेचने लगती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और जब भी वो कोई उस लड़की के सामने कोई बुरा काम करता तो वो एक चुड़ैल का रूप धारण करती और उसे जिंदा खा जाती। एक बार की बात है, वो लड़की गांव में गोला बेचते हुए जा रही थी। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा गोला ले लो। गर्मी में मेरा गोला खाओगे तो गले को ठंडक पहुंचाओगे। वो अपना गोला बेच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक बच्चे को एक आदमी बेरहमी से पीट रहा था। ये देख उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की से तब्दील होकर एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और हवा में उड़ते हुए वो उस आदमी के पास पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। ये देखकर वो आदमी रोते हुए बोलता है, अरे बाप रे बाप, अरे तू क्यों मुझे मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारने के पीछे पड़ गई? आई। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तुझे इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। तू एक छोटे बच्चे को मार रहा है। ये बच्चा तेरा नहीं तो तुझे इसे मारने का भी कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी भी किसी को भी नहीं मारूंगा। मारना तो दूर, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे माफ कर दे। तुम जैसे इंसानों के लिए माफी नाम की चीज नहीं है। तुम जैसे लोग माफी के लायक नहीं होते, इसीलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। वो चुड़ैल उससे ये बात बोल ही रही थी कि तभी गांव वालों की भीड़ लग जाती है और उस भीड़ में उस चुड़ैल का पति भी वहां खड़ा होता है। वो ये सब कुछ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी चुड़ैल से बोलता है, आखिर तू यहाँ पर लोगों को क्यों मारती है? तुझे मेरा सच जानना है तो सुन। कुछ साल पहले मैं यहाँ अपने पति विनय के साथ रहती थी। मेरा पति एक नंबर का पियक्कड़ इंसान था और मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति को इतनी शर्म नहीं थी कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए कुछ कर सके। मैं बाहर जाती और गोला बेच कर लाती। धीरे धीरे मेरी तरक्की होती गई, लेकिन मेरे पति को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं था। जब मेरे पास पैसे ज्यादा हो रहे थे तब वो मुझे मारते हुए मुझसे पूछता है, करम जली कहीं की, कहां से मुंह काला करवाती है और पैसे लेकर आती है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गोला बेचने में तो इतना पैसे नहीं कमा सकती। सच बता, आखिर तू कहां से मुंह काला करवा कर आ रही है? विनय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं गोला बेचकर ही पैसे कमा रही हूँ। आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है? कल मुही, अब मैं समझ गया, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि तेरे खसम का होगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। या तो तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, और अगर नहीं गई तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन विनय जी, मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। नीला इतना बोल ही रही थी कि तभी विनय एक मोटी लाठी उठाता है और उसको मारना शुरू कर देता है। वो उसे इतना मारता है कि वो उसके बच्चे के साथ साथ उसकी भी जान ले लेता है। इस तरह मैं मर गई। मैं तो मर गई,
लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तब से मैं किसी को भी किसी के साथ गलत करता हुआ देखती हूँ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। और तूने भी एक छोटे बच्चे पर अत्याचार किया है और ये बहुत गलत है। तू भी उन पापियों में से एक है जो एक इंसान को इंसान की तरह समझते ही नहीं। तो अब तू भी मरेगा। वो चुड़ैल इतना बोल ही रही थी कि तभी उस भीड़ में से उसका पति विनय बाहर आता है और उससे बोलता है, नीला, नीला मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ। तुम मुझे मार कर अपना गुस्सा शांत कर लो, लेकिन तुम इस तरह इन लोगों को मत मारो। मुझे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा है। प्लीज मुझे मार दो और आज मैं तुम्हारे आगे अपनी मौत की भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना एक एक पल एक एक साल के जैसा लग रहा है। मुझसे ये समय कट नहीं रहा। प्लीज मुझे मौत दे दो और इन गांव वालों को छोड़कर हम दोनों एक साथ अपनी दुनिया में चले जाते हैं। मुझे सब पता चल गया कि तुम कितनी मेहनती थी और तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी। मैं जिस ग्रुप में बैठकर पीता था उसमें से एक लड़की की बीवी का चक्कर किसी और के साथ था, इसलिए मुझे भी तुम पर थोड़ा शक हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसको अपनी मौत की भीख मांगता हुआ देख चुड़ैल उसे मार देती है और उसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। इस तरह वो आदमी भी बच जाता है और उस गांव में अब किसी भी औरत पर किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा और सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रहने लगे। चुड़ैल की डरावनी हवेली। हरमन, राजू, पाखी तीन दोस्त मुंबई से शिमला घूमने के लिए वहां पहुंचते हैं और चलते चलते वो एक हवेली के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे यार, ये हवेली बड़ी मस्त लग रही है, चलो यहीं रहेंगे आज। नहीं बे, जरा गौर से देख, बिल्कुल पुरानी भूतिया टाइप लग रही है। अबे हवेली जितनी एंटीक हो ना उतनी मस्त लगती है, और क्या पता अंदर हमें हीरे मोती मिल जाए। हाँ पाकी, बिल्कुल सही कह रही है, आज हम यहीं अपनी रात काटेंगे। तीनों अंदर जाते हैं कि वहाँ गेट पर एक कुत्ता भौं भौं करने लगता है। साथ ही इस गेट पर लिखा होता है कि अंदर आकर डरना मना है। तभी हरमन और पाखी कुत्ते से डरकर कहते हैं, हाँ, बचाओ बचाओ राजू, हटाओ इस कुत्ते को, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम हटाओ ना इसको। अरे हरमन पागल है क्या, मैं खुद ही डरी पड़ी हूँ इस कुत्ते से। अच्छा हटाता हूँ उस कुत्ते को। हिश हिश हिश। डॉगी डॉगी, चलो भागो यहाँ से, चल। अब इस सालिस को हटा रहा है या प्यार कर रहा है? ऐसे हटाते हैं क्या? अबे कोई ईंट पत्थर फेंक कर मार उसे। और देख, गेट पर लिखा गया है अंदर आकर डरना मना है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राजू, यहाँ से वापस चल। अबे कुछ नहीं होगा, डर मत। ये बोलकर राजू बैग में से कुछ बिस्किट उस कुत्ते की तरफ फेंकता है और वो खाने लगता है। तभी तीनों अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ उड़कर उनके सिर पर से जाते हैं, तो कभी चूहे उनके सामने फुदक कर जाते हैं। तीनों उस गेट तक भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे खोलने की अजीब आवाज आती है। अबे यार, जरा देख तो, कितना बड़ा दरवाजा है, लेकिन जाले बहुत लगे हुए हैं। अरे यार देखना कितना अंधेरा है। अरे थोड़ी लाइट जलाओ, वैसे ही मेरी फट रही है। कभी चमगादड़ उड़ रहे हैं, कभी चूहे आ रहे हैं, कभी कुत्ते आ रहे हैं। अच्छा मैं टॉर्च जलाता हूँ। ये बोलकर राजू टॉर्च जलाता है कि अचानक से अंधेरी हवेली में लाइट जल जाती है और पाकी ऊपर झूमर को देखकर कहती है, अरे वाह यार, कितना मस्त और बड़ा झूमर है, देख तो सही हरमन। जैसे ही हरमन ऊपर झूमर देखता है, उसे उस झूमर पर लपेटा हुआ एक मोटा सांप दिखता है जो उसके करीब आकर फन निकालता है। उसे देखकर हरमन डरते हुए कहता है, सांप, राजू राजू, यह सांप है। हरमन की बात सुनकर दोनों सांप को देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो पीछे के कदम बढ़ाते बढ़ाते एक तस्वीर से टकरा जाते हैं। तभी उस तस्वीर में से एक भूतिया पेंटिंग बोलती है, तो कैसी लगी आपको डरावनी हवेली? भला ये पेंटिंग कैसे बोल सकती है? राजू, हरमन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, चलो। तीनों बाहर गेट की तरफ बढ़ते ही हैं कि अचानक से हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और तीनों उसे खटखटाकर खुलवाने की कोशिश करते हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि मेरी बात मान ले, लेकिन तूने नहीं सुनी। इतनी डरावनी जगह ले आया, अब पता नहीं क्या होगा। सॉरी, मुझे माफ कर दे, लेकिन अभी हमें यहाँ से बाहर जाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। राजू इतना बोलता है कि सामने से एक कंकाल मुंडी हिलाकर चलते हुए आता है और कहता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक
तो कैसे हैं आप सब? फिलहाल तो बहुत खतरे में है। हा हा हा, तुम सब अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें डरावनी हवेली में रहना ही पड़ेगा जानो। ये हड्डी देखियो, कितने प्यार से धमकी दे रहा है। ए लड़की, मैं हड्डी कहाँ से दिखता हूँ? मेरी आंखों से तो मुझे हड्डी ही दिख रहा है, और तेरी हड्डियों के आर पार देखकर मैं लोगों का एक्सरे भी कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो आकर एक्सरे करते क्यों नहीं है? ये बोलकर वो कंकाल पाखी को हवा में उठा देता है। तभी पाखी कहती है, कंकाल भैया, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। ये कहते ही कंकाल उसे जमीन पर ही छोड़ देता है, जिससे पाखी के चोट लग जाती है। तभी दो चुड़ैलें आती हैं। एक के हाथ में चाय और दूसरी कटी हुई मुंडी थी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नहीं, मेरे साथ इस कटे सर से फुटबॉल खेल लो। अरे बोलते क्यों नहीं, चाय लेकर आई हूँ, पी लो। बड़ी मेहनत से खून से बनाकर लाई हूँ, पी लो वरना मार डालूंगी। अरे मैं भी लाइन में लगी हूँ, मेरे साथ कब फुटबॉल खेलोगे? पागल हो क्या? खून की चाय पिलाकर खून की उल्टी करवाने का इरादा है क्या? और तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो चुपचाप खड़ी रहो। राजू यार, हम किन नमूने भूतिया लोगों के बीच आकर फंस गए। एक चाय पूछ रही है, दूसरी को मुंडी से फुटबॉल खेलना है। तू अकेला नहीं फंसा, हम भी यही हैं। अरे हम दोनों बहुत बोर हो रहे हैं, तो हमारा मनोरंजन करके डांस करो। अगर नहीं नाचे तो तीनों को भी मार डालूंगी। हम नाचेंगे, चाहे बसंती क्यों न बनना पड़े, लेकिन हम नाचेंगे। बस हमारी जान को बख्श दो और जाने दो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी के काल गुलाबी, नैन शराबी, चाल नवाबी रे। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तू बहुत जालिम हुई चुड़ैल हम तीनों के लिए। तीनों वहां से भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां जमीन के नीचे से एक डरावना हाथ राजू का पैर जमीन में खींच लेता है और कहता है, हरमन बचा मुझे, मेरा पैर कोई नीचे खींच रहा है। चिंता मत करो, मैं बताता हूँ तुझे। ये बोलकर हरमन उस हाथ पर पैर मारता है और राजू को बचा लेता है। सभी तीनों एक दीवार से टकरा जाते हैं। तभी उन दीवारों में से दो हाथ निकलते हैं और तीनों का गला पकड़ लेते हैं। तीनों उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ हमें, छोड़ गंदे हाथ वाले। ऐसा कहकर पाखी उस भूत का हाथ काट लेती है। तभी वो भूत उसे छोड़ देता है और पाखी कहती है। पाखी की सुनकर वो दोनों भी उस भूतिया हाथ को काट लेते हैं, जिससे उनकी जान बचती है। तभी एक साथ उनकी तरफ कंकाल, चुड़ैल और भूत आने लगते हैं, जो अजीब अजीब आवाज निकाल कर कहते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे तुम्हें। कच्चा वो भी, उसके बाद खून पीऊंगी मैं, खून। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी तो हमने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। हाँ, सेटिंग है सीधी तेरी सहेली से, झुमका मंगवाया हमने बरेली से। तनिक आओ कभी हवेली पे। आ गया आओ आओ ना बेब, आओ आओ। अबे इन भूत भूतनी कंकालों को गाने का कितना शौक है। मरने से पहले जरूर इंडियन आइडल से निकाल दिया गया होगा। अरे यार, इनके निकलने की छोड़ और अपने यहाँ से निकलने की सोच। अगर नहीं निकले तो मेरा सूसू निकल जाएगा। हाँ, सोच रहा हूँ। सोचते सोचते राजू एक दीवार पर हाथ मारता है, जिससे उसके हाथ में शीशा आ जाता है और शीशे में खुद को देखता है। अरे मैं अभी भी कितना अच्छा लग रहा हूँ। आ गया, मार डालूंगा मैं। ले, तू भी अपनी शक्ल देख। राजू अनजाने में उस भूत को शीशा दिखा देता है। तभी शीशे में वो भूत कैद हो जाता है। ये क्या, मेरे कहने करने से ये गायब हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से निकल जाएंगे और इन सारे भूतों को शीशे में कैद कर लूंगा। पाखी, हरमन, मुझे इन भूतों से पीछे छुड़ाने का तोड़ मिल गया।
ये सुनकर दोनों राजू के पीछे छुप जाते हैं और सारे भूतों कंकालों के आगे शीशा दिखाकर उन्हें उसमें कैद कर लेते हैं, जिसके बाद सारे भूत उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं और हवेली से निकलकर तीनों शीशे को एक बड़े समंदर में फेंक देते हैं, जिसके बाद उन भूतों का अंत हो जाता है।